Hello. Today we are going to be, completing the remaining part of the wildlife sanctuaries and wildlife protection in India. In the first part, we have discussed how drastically our forest and the flora and fauna have been reduced during colonial period and after independence. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारे जंगलों को, हमारे जंगली जानवरों को, हमारी वनस्पतियों को नुकसान हो रहा था और उन सब के नुकसान के कारण भी हमने डिस्कस किए। पहले पार्ट में हमने सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस किया, लेकिन इस पार्ट में हम प्रॉब्लम के इफ़ेक्ट्स को और उसके सोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि हम इंसान अकेले नहीं हैं जो इस धरती पे रहते हैं। अगर हमने इस धरती के न्यूक्लियस को बचाना है, इस धरती के बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, तो हमारे साथ-साथ हमें फ्लोरा को, फ़ौना को भी बचाना होगा और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करना होगा। लेकिन कैसे? हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं? हमारे काम करने के उद्देश्य कैसे सिनर्जाइज़्ड हो सकते हैं और इसमें हमें कौन-कौन कोऑपरेट कर सकता है? As a responsible citizen of India, how can we contribute as a community? How can we conserve the valuable flora and fauna of India? ये सारे सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सारे सवाल एक समय पर बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने सरकार से पूछे थे 1970s और 1980s के दशक में। सरकार के पास उस समय तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन फाइनली सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, 1972 में इसको इम्प्लीमेंट किया। तो फाइनली सरकार चेती और सरकार ने चेतने के बाद इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया 1972 में। नाउ इस एक्ट का मतलब क्या था? सरकार चेतने के बाद उन सभी कैटेगरी को शेड्यूल कैटेगरी में डालना चाहती थी जो कैटेगरी एंडेंजर्ड है, और इस कैटेगरी में ना सिर्फ जानवर बल्कि जीव जंतु और उनकी अलग अलग वैरायटी और साथ में फ्लोरा की अलग अलग वैरायटी, इवन इंसेक्ट्स की अलग अलग वैरायटी भी आनी थी। सरकार ने इन्हें पार्शली और फुल लीगल प्रोटेक्शन देने का फैसला किया और सरकार ने अगर कोई ग्रुप और या फिर कोई इंसान पोचिंग या हंटिंग करते हुए पाया जाता है तो उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान इस एक्ट में रखा था। इस एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के पीछे एक और उद्देश्य था कि सरकार उन सभी इंडेंजर्ड एनिमल्स की और फ्लोरास की लिस्ट बनाए और लिस्ट बनाने के बाद सरकार उसे कंजर्व करने के लिए एक्शन प्लान के तहत हमारे देश के कई रीजन को आइडेंटिफाइड करें जहाँ पर सरकार इनकी पॉपुलेशन को ना सिर्फ कंजर्व करेगी बल्कि इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिस्ट की भी मदद लेगी और जो बायोलॉजिस्ट हैं उनकी भी हेल्प लेगी। इसके तहत सरकार ने हमारे देश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लॉन्च की, नेशनल पार्क्स लॉन्च किए और स्टूडेंट आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में कोई एक पर्टिकुलर वन्य जीव को संरक्षित नहीं किया जाता, बल्कि साथ साथ कई सारे ऐसे फ्लोरास भी हैं जिनके ऊपर वो वन्य जीव आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो लोग मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर सकें जो इकोसिस्टम हमारे एनवायरनमेंट के लिए, नेचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स का काफ़ी बड़ा इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ा है और कई सारे ऐसे वन्य जीव थे जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा घट चुकी थी और इनकी आबादी घटने की वजह से इनके अस्तित्व पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगने वाला था, संकट आने वाला था और शायद ये भारत की धरती से एक्सटिंक्ट भी हो सकते थे। लेकिन हमारे भारत सरकार के एक मजबूत कदम ने इनके आबादी को न सिर्फ एक्सटिंक्ट होने से बचाया बल्कि इनकी पॉपुलेशन को काफ़ी गुना बढ़ाया भी। अगर मैं एक पर्टिकुलर केस स्टडी की बात करूं तो यहाँ पर मुझे कमेंडेबल जो जॉब सरकार के द्वारा किया गया है उसकी बात करनी होगी और उसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। लास्ट चैप्टर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि
किस तरीके से कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो सरकार थी, उसने हंटिंग को एक गेम समझ लिया था। एक ट्रॉफी की तरह वो टाइगर की लाश के साथ फ़ोटो खिंचवाते थे, उसे हंट करने के बाद 1875 से लेकर 1825 के बीच में ये जो नंबर थे, जो हंट करते हुए मारे गए थे, राइट? वो नंबर एग्ज़ॉर्बिडेंट थे। 80,000 टाइगर को इस 50 सालों के दौरान ब्रिटिश हंटर्स के द्वारा मार दिया गया था, सिर्फ़ खेल की वजह से, एंटरटेनमेंट की वजह से। जब सरकार चेती, हमारा देश आज़ाद हुआ और इस सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई, तब जो ऑफ़िशियल डेटा था हमारे पास टाइगर की पॉपुलेशन का, वो था 55,000। लेकिन धीरे-धीरे ये डेटा गिर के हो गया सिर्फ़ 1,875 टाइगर हमारे देश में रहे। अचानक से सरकार चेती और चेतने के बाद उन्होंने 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, सेव द टाइगर के स्लोगन के नाम से। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में लॉन्च हुआ था। इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सरकार का जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये ऑब्जेक्टिव था कि सरकार टाइगर की पॉपुलेशन को ना सिर्फ संरक्षित करेगी, बल्कि टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जो भी उचित कदम हैं, वो उठाएंगी। और ये जो कदम थे, इस कदम के तहत सरकार ने क्या किया, सरकार ने पूरे भारत में एक ऐसे रीजन आइडेंटिफाइड करे जहाँ पर वो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए किसी भी एक एरिया को रिजर्व करेगी और इस एरिया को टाइगर सेंचुरी डिक्लेयर करेगी। तो इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हमारे देश में 39 टाइगर जो सेंचुरीज हैं वो आइडेंटिफाई हुए एंड दे आर डूइंग कमेंडेबल जॉब, दे आर गोइंग ग्रेट जॉब। अगर मैं इम्पोर्टेंट टाइगर सेंचुरी की बात करूं भारत की, तो उसमें कॉर्बेट का नाम लेना होगा मुझे। कॉर्बेट टाइगर सेंचुरी, ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम। कॉर्बेट टाइगर सेंचुरी के बाद सरिस्का इज ऑल्सो डूइंग कमेंडेबल जॉब। ये सब टाइगर सेंचुरीज हैं। सरिस्का के बाद रणथंभौर, कॉर्बेट उत्तराखंड में, सरिस्का रणथंभौर राजस्थान में। इसके बाद हम बात करते हैं बांधवगढ़, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, सुंदरबन। सुंदरबन इज नोन फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। इसके बाद केरला का पेरियार इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आसाम का मानस, काजीरंगा इज फॉर वन हॉर्न राइनो। तो ये वो टाइगर सेंचुरीज हैं भारत की जो प्रमुख सेंचुरीज में गिनी जाती हैं। एंड इन सेंचुरीज की वजह से हमें टाइगर की पॉपुलेशन को ना सिर्फ कंजर्व करने में मदद मिली, बल्कि उनकी पॉपुलेशन भी अब बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके बढ़ रही है। भारत एक ऐसा देश है स्टूडेंट्स जहाँ पर लॉयन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं और लगभग ये दोनों हमारे भारत में एंडेंजर्ड है। भारत सरकार की तरफ से कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें पूरी तरीके से लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। जो हमारे देश में क्रोकोडाइल की 3 प्रजाति हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल, इन्हें बचाया जा रहा है। इसके अलावा भारत में बहुत सारे जानवर भी हैं, मेरे पास लिस्ट है, जैसे कि कश्मीरी स्टैग और इसके अलावा वन हॉर्न राइनो टाइगर्स। ये तो भारत में फुली पार्शियली लीगल प्रोटेक्शन पा चुके हैं। इसी लिस्ट में भारत सरकार ने कुछ और भी नाम ऐड किए, जैसे कि यस दैट इज़ एशियाटिक एलिफेंट। इसके अलावा राजस्थान में पाया जाने वाला ब्लैक बक यानी कि काला हिरण, राजस्थान में पाया जाने वाला द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे घोड़ाबन के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे के सारे जानवर उस लिस्ट में आते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने फुली और पार्शली लीगल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, सिटीजन ऑफ इंडिया, आउटसाइडर, अगर हंटिंग और पोचिंग और इनकी किसी भी ऑर्गन का, चाहे वो स्किन हो या हॉर्न हो, चाहे वो पॉज हो, नाखून हो, इनका व्यापार करते हुए अगर पाया गया तो बहुत ज़्यादा आर्थिक खंड और शारीरिक दंड उसे मिल सकता है। तो भारत सरकार का यह जो कदम है बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं है। और इसकी वजह से जो कुछ व्यापार होता था इनके अंगों का, इनकी खाल का, इनके सींग का, इनके मांस का, इनकी हड्डी का, वो व्यापार बहुत हद तक रुक चुका है।
तो आगे बढ़ते हैं। टाइगर के बाद अगर हम बात करें वन हॉर्न राइनोस की, वन हॉर्न राइनोस जो हैं वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क में काफ़ी ज़्यादा उनकी बढ़ोतरी हो रही है, थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस्टेब्लिश करने के पीछे, इन नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश करने के पीछे भारत सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए, और हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के साथ साथ हमारे जो फ्लोरास एंड फोनास हैं, जो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन्हें हम बढ़ावा दें और उनकी पॉपुलेशन को, उनके अस्तित्व को हम ज़्यादा बढ़ाएं, और इस नेचर को इंसान के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्शन हो सकता है करें, ताकि इंसान को बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू के बारे में पता लगे। नाउ सरकार ने बहुत सारे जंगल है जिन्हें कैटेगराइज किया, जैसे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट में किया था। सरकार ने जिस तरीके से जंगलों को कैटेगराइज किया वो इस तरह से है कि जो पहले किस्म के जंगल हैं उन्हें हम कहते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे भारत की सरकार इम्पोर्टेंट प्लांटेशन को प्लांट करती है, ताकि उस प्लांटेशन में होने वाले पेड़ पौधों को भारत सरकार इंडस्ट्रियल पर्पस से या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए पूरा कर सके। रिजर्व फॉरेस्ट में जो रिजर्व्ड लैंड होता है उसमें पेड़ पौधे और प्लांटेशन करने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार के पास होता है। इसमें किसी भी तरह की कमर्शियल या रेजिडेंशियल एक्टिविटी इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। रिजर्व फॉरेस्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में दो तरह के फॉरेस्ट होते हैं। एक वो फॉरेस्ट जिसको भारत सरकार प्लांटेशन को डेवलप कर चुकी है और उसको कटना बाकी है, उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर ना फैल जाए, लोग आके उसे नुकसान ना करें, उसके लिए प्रोटेक्ट करना पड़ता है। या फिर अगर जो प्लांटेशन है वो अभी अपने स्टार्टिंग के चरण में, स्टार्टिंग के स्टेप में, इसे पौधा कहते हैं, पौधे को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार गांव वाले अपने जानवरों को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं और इन प्लांटेशन के जो सैपलिंग्स होते हैं उन्हें वो जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं। सॉरी। तो सरकार ने इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आसपास तारबंदी करके इस फॉरेस्ट को जानवरों के और इंसानों के इंटरफेरेंस से पूरी तरीके से मुक्त रखा है। रिजर्व फॉरेस्ट की अगर बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व फॉरेस्ट का परसेंटेज है वो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो हरियाणा, बिहार, राजस्थान, पंजाब, ये वो एरिया है जहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो तीसरी तरह की कैटेगरी है फॉरेस्ट की, उसे अनक्लास्ड कैटेगरी भी कहते हैं, और इसे हम विलेज फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये फॉरेस्ट में सरकार किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करती है। सरकार इस विलेज फॉरेस्ट में लोगों को अलाउ करती है कि वो ग्रेजिंग कर सकते हैं, फ्यूल के लिए लकड़ी को यूज़ कर सकते हैं, रह सकते हैं, इसके रिसोर्सेज को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास फॉरेस्ट की कैटेगरीज। नाउ अब हम बात करते हैं, जब सरकार को ये बात रियलाइज़ हुई कि सरकार के अलावा भी कई ऐसी कम्युनिटी हैं जो फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में सरकार के फॉरेस्ट गार्ड से ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। तो सरकार ने उन सभी कम्युनिटी को उन सभी कम्युनिटी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में बसने की इजाज़त दी, जो ना सिर्फ उस वैल्यूबल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, उसकी पूजा करती है, उसे बहुत पवित्र मानती है, बल्कि वो कम्युनिटी उस फॉरेस्ट को बाहरी इंटरफेरेंस से बचाने के साथ साथ उस फॉरेस्ट को कल्टीवेट करके डेवलप करने का काम भी करती है। मैंने एक फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले के पास में, और उस फॉरेस्ट में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। लगभग 1200 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया है, बल्कि इंडियन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने इस फॉरेस्ट को एक भैरवदेव धाकड़ सेंचुरी के नाम से डेवलप किया है, जहाँ पर किसी भी तरह का हंटिंग, पोचिंग, ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। और इसका नतीजा ये निकला है कि ये जो सेंचुरी है
ये सेंचुरी एक रोल मॉडल की तरह स्टैब्लिश हुई है, जहाँ पे बिना किसी सरकार के सपोर्ट के लोकल कम्युनिटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और फॉरेस्ट को बचाया है। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एक कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया था कि जो वेस्टर्न राजस्थान की कम्युनिटी है बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज वो कम्युनिटी है जिसने ब्लैक बक को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा और उसे कंजर्व किया। आज राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में जो ब्लैक बक की पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है और वहाँ पर ब्लैक बक एंडेंजर कैटेगरी नहीं है बल्कि एक सेक्रेट स्पीशीज़ है जो वहाँ के लोग कमिटेड हैं इसको बचाने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे मोर और साथ में कई सारे पेड़ जैसे कि खेजड़ी के पेड़ जो कि लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके थे, उन्हें बचाने में बिश्नोई समाज का जो योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। अब बात करते हैं हमारे भारत के कल्चर के बारे में, हमारे भारत के आत्मा के बारे में। हम भारतीय हमेशा से नेचर को पूजते हैं और इस हमारे हर नेचर को पूजने का जो तरीका है, हम भारत की धरती को मदर अर्थ कहते हैं, नेचर को मदर नेचर कहते हैं। इसी के तहत हमारे देश में कई ऐसे पेड़ हैं जिन्हें हम सेक्रेड ग्रूव कहते हैं। सेक्रेड ग्रूव का मतलब होता है वो सारे फ्लोरा जो भारतीय कम्युनिटी में पायस माने जाते हैं, पवित्र माने जाते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट होती है। और फॉर्चुनेटली ये वो सारे पेड़ हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पेड़ हैं और ऑक्सीजन का भंडार है, जिन्हें हम ऑक्सीजन का इम्पॉर्टेंट सोर्स कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं छोटा नागपुर प्लेट्यू की, छोटा नागपुर का जो एरिया है वहाँ पर महुआ का जो पेड़ है उसे काफ़ी सेक्रेट माना जाता है। महुआ के साथ साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइक टेमरेंट की बात करें या फिर बनियान ट्री की बात करें, ये सारे पेड़ इस पर्टिकुलर इलाके में काफ़ी सेक्रेट माने जाते हैं। बिहार और उड़ीसा की बात करें अगर, बिहार उड़ीसा में टैमरिन और साथ में मैंगोस, यस, इस पेड़ों को बहुत पवित्र माना जाता है। पूरे भारत की अगर बात करें तो नीम का पेड़, पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़, ये सारे वो पेड़ हैं जिन्हें हम बहुत पवित्र मानते हैं और इसके कटने से हम खुद अपना खुद का नुकसान समझते हैं और पर्यावरण का भी। हमारे भारतीय समाज ने इन पेड़ों को उगाने के लिए, इनकी संरक्षण के लिए काफ़ी कुछ योगदान किया है और भारत सरकार इसके योगदान को एक्नॉलेज भी करती है। तो अगर हम कम्युनिटी की एंगेजमेंट हम देखें पर्यावरण को बचाने में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो भारत सरकार अपने जहन में रखते हुए भारत सरकार ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया और इस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने उस सारे कम्युनिटी को एंगेज किया जो कम्युनिटी फॉरेस्ट में रहकर ना सिर्फ उसको प्रोटेक्ट कर सकती थी बल्कि फॉरेस्ट को कल्टीवेट और डेवलप भी कर सकती थी। इसको हम बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि JFM इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लागू करने वाला उड़ीसा हमारे कंट्री का सबसे पहला स्टेट था। मैं आपको इस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा फॉरेस्ट मैनेजमेंट है जो जॉइंटली भारत सरकार और वहाँ की पर्टिकुलर लोकल कम्युनिटी के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल अगर उड़ीसा में कोई लोकल कम्युनिटी है, वो भारत सरकार के साथ मिलकर फॉरेस्ट की रक्षा करने के लिए कमिटेड हो, तो भारत सरकार उन कम्युनिटी को ना सिर्फ उस फॉरेस्ट में रहकर उस फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज़ करने देती है, बल्कि उस कम्युनिटी के साथ भारत सरकार पूरी तरीके से कमिटेड होती है उस फॉरेस्ट को बचाने में और उसकी डेवलपमेंट और उसको कल्टीवेट करने में। नाउ दिस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हैज़ वर्कड फॉर द protection of flora and fauna commendably. There are many movements in India which are still remembered and which are considered very sacred. For example, Chipko movement from Uttarakhand and Beach Bachao movement from Tehri. These movements have proved that our country's people are really committed to protect the forest and its wildlife resources, and these movements are actually the finest example in the history of mankind that if we as a local community come forward
to protect our wildlife resources, we as a nation can grow not only economically but culturally. Because if we human really want to survive on this earth, we should understand one thing, that earth has enough for everybody's need but not for anybody's greed, right? So now we as a as a human community should come forward, and we should protect our wildlife and flora and fauna, and we should set an example before the world that whatever happened during the colonial period, but now as a sustainable development concept has been inculcated very deep into our culture, we should finally protect this flora and fauna for the sake of our future generation. So in this chapter, we have worked out the conservation policies of India. We have worked out on the Project Tiger, Project Rhinoceros, and we also discussed that how local community can synergize their effort with the Indian government and can actually protect its forest. I hope that this chapter really worked, and you really like this chapter. Next chapter, we are discussing about some important aspect of geography. Thanks a lot.